हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पुनीत पांडे, योर फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों, आज हम लोग यूपीएससी 2022 का प्रीलिम्स एग्जाम जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, इसका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है उसको आज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और इसमें बेसिकली मोनाजाइट सैंड, जो कि बड़ा फेमस एक रेत का प्रकार है, काइंड ऑफ सैंड which is found on the along the coast of केरला। तो केरला, आंध्र प्रदेश जैसे जो हमारे जो प्रदेश हैं उनके किनारों पर मोनाजाइट नाम की सैंड पाई जाती है, रेत पाई जाती है, और उसी के बारे में पूछा गया है। द फर्स्ट ऑप्शन से मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। और रेयर अर्थ जो है ये विशेष प्रकार के मटेरियल्स, मेटल्स होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और हाँ, मोनाजाइट सैंड में ये रेयर अर्थ मटेरियल जो है या एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये जवाब, ये स्टेटमेंट सही है। द मोनाजाइट कंटेन थोरियम, तो बिल्कुल सही बात है कि हाँ, मोनाजाइट में थोरियम भी पाया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट से मोनाजाइट अकर नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्टल इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। तो मोनाजाइट जो है पूरी जितना भी हमारा जो कोस्टल एरिया है, उस कोस्टल एरिया तटवर्ती क्षेत्र प्रदेश के हर एक प्रकार की सैंड में ये रेत नहीं पाई जाती। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और चौथा स्टेटमेंट से कहता है इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। तो मोनाजाइट की प्रोसेसिंग, क्योंकि इसमें थोरियम पाया जाता है जो कि रेडियो एक्टिव मटीरियल है, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट का जो फुल राइट्स है वो केवल गवर्नमेंट के पास है। तो बेसिकली 1, 2 और 3, 1, 2 और 4 ये तीन स्टेटमेंट सही, जबकि 3 आपका गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1, 2 एंड 4 ओनली। द सेकंड क्वेश्चन सेज द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग, 4 एप्स दे रखे हैं। वन इज द आरोग्य सेतु, दूसरी है कोविन, तीसरी है डिजी लॉकर और तो चौथी है दीक्षा। Which of the above are built on the top of open source digital platform? तो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर निम्नलिखित में से कौन सी बनी हुई है ऐप है? तो ये आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर और दीक्षा, ये चारों की चारों जो है वो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनी हुई एप्स हैं। इसका सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज with reference to web 3.0 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो वेब 3.0 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। द वेब 3.0 इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा। तो ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन से संबंधित जो टेक्नोलॉजी उससे संबंधित ये सेक्शन है, दैट इज वेब 3.0। और इस वेब 3.0 में जो लोग हैं वो अपना डाटा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द सेकंड स्टेटमेंट सेज इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क। तो अभी जैसे आपको बताया गया, यहाँ ब्लॉकचेन से संबंधित ये चीज है, तो ये ऑप्शन भी, स्टेटमेंट भी सही है। इन वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर कलेक्टिवली रादर देन कॉर्पोरेशन। और अगर आपने ब्लॉकचेन पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ब्लॉकचेन को कोई एक सिंगल यूनिट या सिंगल पर्सन इसको कंट्रोल नहीं करता, इसको ग्रुप ऑफ पीपल जो कि ब्लॉकचेन से संबंधित है वो इसको कंट्रोल करते। तो ये कलेक्टिव कंट्रोल और ऑपरेशन बाय जो वेब 3.0 का जो ऑपरेशन है वो कलेक्टिव होगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन या किसी इंडिविजुअल के द्वारा ये कंट्रोल होगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो जाहिर सी बात है, हमारे 1, 2 और 3 तीनों के तीनों जो है ऑप्शन यहाँ पर अगर सही हो जाते हैं और सही आपका ऑप्शन बनता है, दैट इज ऑप्शन डी। 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। The second question says the with reference to software as a service. तो software as a service consider the following statement. software as a service के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SaaS wires can customize the user interface and can change their data field. तो software as a service में जो बायर्स हैं, जो खरीदार होते हैं इसके, वो उसको कस्टमाइज कर सकते हैं और यूजर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने डाटा फील्ड को बदल सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस का आपका एग्जांपल है जैसे कि नेटफ्लिक्स। तो इसमें आप अपने कस्टमाइजेशन और जो बेसिकली डाटा फील्ड्स को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सही जवाब है। द SAS यूजर कैन एक्सेस देयर डाटा थ्रू द मोबाइल डिवाइसेस। तो हाँ, ये बिल्कुल नेटफ्लिक्स का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आप डाटा को मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू आप बेसिकली इसको एक्सेस कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर थ्रू सर्विसेज की जो एग्जांपल्स हैं जैसे कि आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल, ये
SAS के एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल ये भी SAS के एग्जाम्पल है। तो इसके तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। द राइट आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर डी। डी इज करेक्ट आंसर। विच नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया बिहाइंड फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम। तो फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम शब्द आ रहा है। बम्बार्डमेंट मतलब बम गिराने की कोई बात हो रही है। ऑर्बिटल मतलब अर्थ के चारों तरफ कोई ऑर्बिट होगी, उसमें ये बम होगा। और देखते हैं क्या होगा। तो बेसिकली अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ जो सबसे करीब की कक्षा होती है, इस कक्षा को हम कहते हैं LEO या लो अर्थ ऑर्बिट। और लो अर्थ ऑर्बिट में अगर हम किसी मिसाइल को भेज दें, ठीक है, हमने मिसाइल भेज दी और वो लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच गई और बिना कोई ईंधन को खर्च किए वो काफी लंबे समय तक अर्थ का चक्कर लगाती रहेगी। जिस वक्त आपको अपने टारगेट पर, किसी टारगेट, ये टारगेट है T, और इस टारगेट पे जब भी बम गिराने की जरूरत होगी तो आप मिसाइल को डी ऑर्बिट कर देंगे, मतलब उसको ऑर्बिट से नीचे उतार देंगे और मिसाइल जाकर सीधे टारगेट पर गिर जाएगी। इस तरह के सिस्टम में जिसमें मिसाइल जो है वो पृथ्वी के बाहर किसी लोअर अर्थ ऑर्बिट में मूव करती है और आवश्यकता पड़ने पर वो डी ऑर्बिट होकर अपने टारगेट पर गिर जाती है, इसे हम फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम कहते हैं। और इस आधार पर अगर हम देखें तो इसमें देखते हैं कौन सा कथन सही है। अ हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस टू काउंटर द एस्ट्रॉइड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड इट इन स्पेस। तो बेसिकली ये एस्ट्रॉइड को रोकने के लिए भेजी गई कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। अ स्पेसक्राफ्ट लैंड्स ऑन द अनदर प्लैनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशन। तो ये भी जाहिर सी बात है, ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं कि किसी दूसरे प्लैनेट पर उतरने के लिए जो स्पेसक्राफ्ट है वो अलग अलग तरह के मोशन कर रहा है। So option D says a spacecraft move along the comet with the same speed and place a probe on its surface। तो ये भी सही जवाब नहीं है। और जो ऑप्शन सी है, that a missile is put into stable orbit around the earth and deorbits over a target on the earth, that is the right answer। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कंटेक्स्ट, Which of the following is the context in which the term qubit is mentioned। तो बड़ा ही फेमस है, टेक्नोलॉजी का टर्म है क्यूबिट, क्वांटम बिट कहते हैं इसको, और इसका पूरा नाम होगा क्वांटम बिट, ठीक है। और जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर जो है वो बिट्स पे काम करते हैं, और क्वांटम कंप्यूटर जिन बिट्स पे काम करते हैं उनको हम कहते हैं क्यूबिट। तो जाहिर सी बात, इसका सही जवाब हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये है क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो क्यूबिट्स पे काम करते हैं। जैसे कि अभी गूगल ने जो अपना क्वांटम कंप्यूटर बनाया जो कि क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव कर चुका है, वो 56 क्यूबिट का कंप्यूटर है। और चाइना ने अभी हाल ही में 76 क्यूबिट का कंप्यूटर बनाया। ध्यान दीजिए कि किसी क्वांटम कंप्यूटर की क्यूबिट ऑपरेशन जितनी ज्यादा होगी उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल अगर क्वांटम कंप्यूटर अभी थ्योरेटिकल रूप में देखें तो चाइना के पास अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, और गूगल ने जो है वो क्वांटम सुप्रीमेसी की घोषणा कर दी है। खैर, तो हमें पता चल गया कि क्यूबिट किससे संबंधित है, इट इज रिलेटेड विद क्वांटम कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित संचार की तकनीकों पर विचार करिए। क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जिसको RFID भी कहते हैं, ठीक है, RFID। नेक्स्ट है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द above आर कंसीडर एज शॉर्ट रेंज डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी। इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी शॉर्ट रेंज है? जाहिर सी बात है, शॉर्ट रेंज पे ये तीनों के तीनों ही शॉर्ट रेंज पे काम करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लोज सर्किट टीवी हो, चाहे RFID हो, चाहे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जिसको WLAN कहते हैं, ये तीनों के तीनों जो है ये शॉर्ट रेंज डिवाइसेस या टेक्नोलॉजीज पर काम करते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ऑल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यू। तो पहले समझ लेते हैं बायोफिल्म है क्या। किसी भी सरफेस पर, चाहे वो फूड हो, चाहे किसी तरह मटेरियल हो, मेटल हो, प्लास्टिक हो, अगर उसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह एक पतली सी फिल्म या म्यूकस फ्लेश जैसी चीज के रूप में जम जाते हैं तो उसको हम बायोफिल्म कहते हैं। बायो का मतलब ये फिल्म कैसी है, फिल्म का मतलब पतली सी झिल्ली के रूप में। ये बेसिकली चिपचिपी झिल्ली जैसी ये बैक्टीरिया मिलके एक म्यूकस का मेम्ब्रेन बना लेते हैं, और ये क्योंकि बैक्टीरिया जीवित होते हैं इसलिए जीवित के लिए शब्द होता है बायो। पतली सी झिल्ली के रूप में बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है बायो फिल्म नाम हो जाएगा, ठीक है, बायोफिल्म। तो मेडिकल इम्प्लांट पर ये बायोफिल्म पैदा हो सकती है। यहाँ पर विद इन ह्यूमन टिश्यू, इंसानों के ऊतकों के अंदर। सेकंड ऑप्शन से बायोफिल्म कैन फॉर्म फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस। तो फूड और खाने की प्रोसेसिंग जहां पर होती है उनकी सतहों पर मिल सकती है।
बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो इनकी वजह से इनके अंदर एंटीबायोटिक दवाओं से लड़ने की क्षमता होती है। तो बिल्कुल सही है, बायोफिल्म जाहिर सी बात है, चाहे वो मेटल सरफेस पर हो, चाहे प्लास्टिक सरफेस पर हो, चाहे फूड पर, इन सब जगहों पे बैक्टीरिया अगर एकत्रित हो जाते हैं तो ये पतली झिल्ली बना देते हैं। तो जाहिर सी बात है इम्प्लांट्स पे भी ये बनती है, और इम्प्लांट पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है मेडिकल इम्प्लांट्स पे, तो ये सही है। द सेकंड ऑप्शन सेज द बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस, तो ये भी सही है। और द थर्ड ऑप्शन सेज दैट बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो बिल्कुल सही बात है, अभी इनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, और इस वजह से जो है अगर किसी भी तरह की समस्या है तो उसके ट्रीटमेंट में लंबा समय लग जाता है। ठीक है, इसके तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। द राइट आंसर बिकम ऑप्शन डी, 1, 2 and 3 ऑल आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स, और प्रोबायोटिक्स के बारे में बात हुई अभी द हिंदू में कुछ महीने पहले ही, 2 महीने पहले ही इसके बारे में न्यूज आई थी, तो चलो देखते हैं। प्रोबायोटिक्स आर मेड अप ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट, तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया और ईस्ट से मिलकर बने होते हैं, या इनमें से किसी से भी प्रोबायोटिक्स का निर्माण किया जा सकता है। प्रोबायोटिक होता क्या है बेसिकली हम समझते हैं, तो कुछ विशेष प्रकार के ड्रिंक्स हैं, जैसे कि याकुत आता है मार्केट में, या कुछ विशेष तरह के कैप्सूल्स हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया, कैसे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया या हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, और जब आप इन ड्रिंक्स को पीते हैं या इन कैप्सूल्स को खाते हैं तो ये गुड बैक्टीरिया आपकी इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं, और वहां पर ये विटामिन की सिंथेसिस करते हैं। साथ ही साथ ये जो गुड बैक्टीरिया ये आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, आपके मूड को रिलैक्स करते हैं, ये सीरोटोनिन जैसे गुड केमिकल्स को बनाते हैं, तो बड़े ही इंपॉर्टेंस रखते हैं ये बैक्टीरिया। और अगर आपके पेट में अगर आपने एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लिया है पिछले कुछ समय में, तो हो सकता है कि इन बैक्टीरिया की संख्या आपके शरीर में कम हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में प्रोबायोटिक ड्रिंक्स लेने से इन बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो प्रोबायोटिक बेसिकली बैक्टीरिया और ईस्ट, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये दोनों से ही बनते हैं, दोनों से ही का प्रयोग प्रोबायोटिक्स के तौर पर किया जा सकता है। The organisms in the probiotics are found in food we ingest, but they do not naturally occur in our gut, ये बात गलत है। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो है वो पहले से ही हमारी गट में मौजूद होते हैं, और अगर आप इनको टॉप अप कर लेते हैं या इनकी संख्या कम हो रही है तो इनको ड्रिंक्स के जरिए अगर ले रहे हैं तो इनकी संख्या और भी ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ जाएगी। तो आपके पेट में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों तरह के बैक्टीरिया हैं। प्रोबायोटिक ड्रिंक्स लेने से जो गुड बैक्टीरिया की संख्या वो बढ़ जाती है। अगर ड्रिंक नहीं भी ले रहे हैं आप, या आपका पेट बिल्कुल हेल्दी है, तो भी आप वहां पर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर पहले से ही नेचुरली मौजूद है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि प्रोबायोटिक केवल खाने में पाए जाते हैं, और ये हम नेचुरली प्राकृतिक रूप से हमारी गट में यानी इंटेस्टाइन में नहीं पाए जाते हैं, ये गलत बात है। ये पहले से ही पाए जाते हैं, इवन जन्म के समय ये इंटेस्टाइन में इनका जन्म के कुछ समय पश्चात से ही इंटेस्टाइन में ये प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया है ये कॉलोनाइज होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, प्रोबायोटिक हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क एंड शुगर, तो मैंने आपको अभी बताया कि प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये खाने को पचाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 and 3 आर राइट ऑप्शन। करेक्ट इज ऑप्शन सी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर टू प्रिवेंट कोविड-19 पैंडेमिक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो वैक्सीन के बारे में सवाल पूछा गया है, और कई वैक्सीन है। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म, तो कोविड-19 की जो वैक्सीन बनी है कोविशील्ड वो mRNA प्लेटफॉर्म पे बनी है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। और कोविशील्ड जो है बेसिकली इंडिया में अभी तक कोई भी वैक्सीन mRNA प्लेटफॉर्म पे नहीं बनी है। तो दो वैक्सीन है, एक मॉडर्ना और दूसरी फाइजर, जो कि दोनों की दोनों इंडिया में ना तो उनकी सेलिंग की जा रही, ना उन्हें लगाया गया है किसी को। और कोविशील्ड जो है वो इस पर है, वायरस वेक्टर पर बनी हुई है, तो ये वायरस के ऊपर बनी हुई वैक्सीन है, वायरस वेक्टर पे, ना कि ये mRNA प्लेटफॉर्म पे, तो ये बेसिकली गलत है। दूसरा है स्पुतनिक 5, जो कि आपकी, इसको कई न्यूज चैनल वाले स्पुतनिक वी कहते हैं, जबकि ये स्पुतनिक वी नहीं है, ये स्पुतनिक 5 वैक्सीन है। तो स्पुतनिक 5 वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, तो ये सही जवाब है। ये स्पुतनिक 5 जो है वो बेसिकली AD5 जो आपका RAD5, ठीक है, RAD5 एक वायरस होता है, रिकॉम्बिनेंट एडेनोवायरस नंबर 5, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है स्पुतनिक 5। एक ऐसा वायरस जो कि कैसा वायरस है, एडेनोवायरस है, AD से एडेनोवायरस है, उसमें हमने चेंज किया, इसलिए इसका नाम है R, मतलब रिकॉम्बिनेंट, और किस टाइप का है, नंबर 5 है।
तो इस उसके द्वारा स्पुतनिक 5 वैक्सीन बनाई गई है। तो जाहिर सी बात है ये वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। कौन सा वेक्टर है? दैट इज वायरस वेक्टर। ये सही स्टेटमेंट है। नंबर 3, कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन। तो ये भी सही है। कोवैक्सीन को हमने कैसे बनाया कि हमने जो है वायरस लिया था। कौन सा वायरस? कोविड-19 का वायरस। ठीक है, नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ने जो आपका वायरस था कोविड-19 का वायरस लिया और उसको उन्होंने इनएक्टिवेट कर दिया, उसको अब निष्क्रिय कर दिया। जब ये वायरस अब काम नहीं कर रहा है तो इसको यानी कि ये जब किसी मनुष्य के शरीर में पहुंचेगा तो उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसी को उन्होंने बॉटल्स में भर दिया इनएक्टिवेटेड कोविड-19 के वायरस को और लोगों को वैक्सीन के रूप में दे दिया। ठीक है, इसी सिद्धांत पे पोलियो की वैक्सीन भी लगती है, फर्स्ट जनरेशन की वैक्सीन है। ठीक है, तो कोवैक्सीन कैसी है? ये सही बात है, ये इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन। इसमें कोविड-19 के वायरस को इनएक्टिवेट यानी निष्क्रिय करके वैक्सीन के रूप में लोगों को दिया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 दोनों राइट है और सही है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 एंड 3, दैट इज बी इज करेक्ट ऑप्शन। दैट 2 एंड 3 ऑप्शन बी इज राइट। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म रीचेस द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इफेक्ट ऑन द अर्थ। और बेसिकली जो यूट्यूब पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट हो रहा है फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड, जनवरी से लेकर के मार्च। ठीक है, जनवरी से लेकर मार्च तक के वीडियोस में जाएंगे तो कई बार जो है सोलर स्टॉर्म्स के बारे में रिपीटेड वीडियोस में बात आती रही, क्योंकि पिछले जनवरी, फरवरी और मार्च, जनवरी एंड में बहुत सारे सोलर स्टॉर्म्स जो है वो पृथ्वी पर सौर तूफान आए थे। तो उनके बारे में बहुत सारी बात हो रही थी कि जीपीएस के सैटेलाइट इससे खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया, बिल्कुल करंट बेस्ड क्वेश्चन है। और देखिए सोलर स्टॉर्म जो होता है, क्या दिक्कत क्या है कि वो कैसे पार्टिकल से बना होता है? चार्ज पार्टिकल, आवेशित कणों से होते हैं। सोलर स्टॉर्म में कैसे कण होते हैं? आवेशित कण। और वो चीज जो कि किससे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी। जो भी सामान कैसा हो, इलेक्ट्रिसिटी या बिजली से चलने वाला सामान, उसमें अगर सोलर स्टॉर्म आकर टकराएगा तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट हो गया तो जाहिर सी बात है वो इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाएगा। तो इससे क्या क्या चीजें खराब हो सकती है? जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम। तो अगर आप यूट्यूब के वीडियोस देखिएगा डिटेल के लिए तो वहां पर आपको इस बारे में पता चल जाएगा। तो जीपीएस भी इलेक्ट्रिक पे चल रहा है, नेविगेशन भी इलेक्ट्रिक पे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है, हाँ फेल हो जाएंगे बिल्कुल, और ये फेल होते भी हैं। ये सही जवाब है। सुनामी कुड अकर एट द इक्वेटोरियल रीजन। तो इक्वेटोरियल रीजन यानी कि पृथ्वी की विषुवत रेखा, जो सेंटर लाइन की देखा है, वहां पर सुनामी आती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सौर तूफान से सुनामी आने की संभावना ना के बराबर है। पावर ग्रिड, तो बिजली के ग्रिड कुड बी डैमेज। तो बिल्कुल सही, अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाला सोलर स्टॉर्म आ गया और वर्ल्ड के सारे पावर ग्रिड फेल हो गए तो एक हाइपोथेसिस है कि लगभग 5 साल लग जाएंगे पूरी वर्ल्ड की बिजली को वापस लौटने में। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डेंजर है ह्यूमैनिटी के सामने। और हाँ, पावर ग्रिड नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है, जो कुछ भी सामान किससे चलता हो, बिजली से चलता होगा, वो सोलर स्टॉर्म में गड़बड़ हो जाएगा, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये भी सही हो गया। इंटेंस अरोरा कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ। तो 2 अरोराज होते हैं सोलर स्टॉर्म की वजह से आते हैं, एक अरोरा बोरियोलिस और दूसरा अरोरा ऑस्ट्रियालिस। नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर नीले रंग की प्रकाश दिखाई पड़ता है। ठीक है, और इसको अरोरास कहते हैं। तो जाहिर सी बात है इनकी तीव्रता बढ़ जाती है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 5, फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लेनेट। तो फॉरेस्ट फायर सोलर स्टॉर्म आने से आज तक नहीं देखा गया है। हाँ, कुछ स्टडीज कहते हैं कि फॉरेस्ट फायर हो सकती है, लेकिन मच ऑफ द प्लेनेट। तो ये जाहिर सी बात है, सोलर स्टॉर्म इतनी बड़ी चीज नहीं है कि पेड़ जो है इलेक्ट्रोक्यूट होकर उनमें आग लग जाए और पूरा प्लेनेट जलने लगे। तो ये ऑप्शन गलत है इस कीवर्ड की वजह से, मच। ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब। तो बिल्कुल सही है। अभी अगर आपने करंट को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा, फरवरी फर्स्ट वीक में आपने पढ़ा होगा कि स्पेस एक्स के जो सैटेलाइट थे वो डीऑर्बिट हो गए, कई 56 के आसपास, मुझे ठीक से याद है 52 सैटेलाइट, 52 सैटेलाइट जो है स्पेस एक्स जो टेस्ला कंपनी से की एक सब्सिडरी कंपनी है और इलॉन मस्क की कंपनी है। ठीक है, तो इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के 52 सैटेलाइट जो है वो डीऑर्बिट होकर नष्ट हो गए थे। और रीजन क्या था? सोलर स्टॉर्म की वजह से ये सैटेलाइट जो होते हैं ये डीऑर्बिट हो गए थे। उसका रीजन हमने आपको यूट्यूब वीडियोस में पढ़ा रखा है। ठीक है, और ये बेसिकली पूरी न्यूज ही पढ़ी थी आप लोगों ने। तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 और 6 ये सही है, और बाकी ऑप्शन 2 और जो स्टेटमेंट 2 और 5 वो गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा 1, 3, 4, 6। 1, 3, 4, 6 ये जो है आपका सही है। ठीक है, और बाकी जो है बाकी गलत।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू पॉलीथीन टेट्रापेथलेट, और इसको भी आपको यूट्यूब क्लास में पढ़ाया गया, तो ये बेसिकली इमेज भी यूट्यूब क्लास से ही ली गई है पेट प्लास्टिक पे। तो पॉलीथीन टेट्रापेथलेट द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ, कंसीडर द फॉलोइंग। इसके निम्नलिखित तत्वों पर विचार करिए। पेट बॉटल, जो कि आपको नॉर्मल पानी की पीने की पानी की बोतल या पेप्सी कोको कोला की बोतल, वो पेट प्लास्टिक से बनी होती है। इट्स फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। तो हाँ, इसको वूल और कॉटन फाइबर के साथ ब्लेंड करके पेट प्लास्टिक से उनको ताकत दी जा सकती है, सही जवाब है। कंटेनर मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी एल्कोहलिक बेवरेज। तो इसके द्वारा जो कंटेनर बनाए जाते हैं उनकी सहायता से एल्कोहलिक बेवरेज यानी शराब से जैसी चीजों को आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे बेसिकली पूरा का पूरा एक डिसीजन दे रखा है कि अब जो है केवल जो अल्कोहल है वो केवल ग्लास की बनी बॉटल्स में दी जाएगी या बेची जाएगी। उसको बेसिकली प्लास्टिक की बनी हुई, खासकर पेट प्लास्टिक की बॉटल्स में जो इंडिया में अल्कोहल को सेलिंग नहीं की जा सकती। तो ये बेसिकली गलत है। द बॉटल मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकिल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स। तो बिल्कुल सही बात है। पेट बॉटल को आपने देखा होगा, कूड़ा उठाने वाले इन बॉटल्स को उठा के ले जाते हैं और इसको इसकी रिसाइकलिंग करके फिर से इनसे नए तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल मेड ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज्ड ऑफ बाय इंसर्टिनेशन विदाउट द कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्लास्टिक जलाओ और ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज ना निकले। तो जाहिर सी बात है, ये गलत बात है कि इसको प्लास्टिक को जलाने पर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं निकलती है। तो ऑप्शन 2 और 4 गलत हो जाते हैं और 1 एंड 3 सही हो जाते हैं। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, that is 1 and 3 only. Which of the following statement best describe the role of B and T cell in the human body? तो इसको आपको क्लासरूम प्रोग्राम में आपको ये सेल्स पढ़ाई गई थी। These are known as ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट या WBC की में के अंदर 5 तरह की ल्यूकोसाइट्स आपको पढ़ाई गई, जैसे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ये 5 तरह की WBC होती है और उसमें जो लिम्फोसाइट होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसमें 2 तरह की लिम्फोसाइट होती है, एक होती है बी, बोन मैरो बनती है, और दूसरी टी, जो कि थाइमस ग्लैंड में बनती है। बी और टी लिम्फोसाइट एक स्पेशल तरह का केमिकल बनाती है जिनको हम कहते हैं एंटीबॉडी। ये सेल ऐसी होती हैं जो कि चल फिर नहीं सकती, नॉन मोटाइल हो सकती है, ये किसी बैक्टीरिया को पकड़कर खा नहीं सकती, इसलिए इनको नॉन फैगोसिटिक भी कहा जाता है। ये क्या बनाती है? केवल एंटीबॉडीज बनाती हैं और एंटीबॉडीज बनाकर ये शरीर की बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि से रक्षा का कार्य करती है। क्या होती है ये? विशेष प्रकार की कैसी सेल है? ये है, दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ WBC। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। तो दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्वायरमेंटल एलर्जन। ये बॉडी को जो इन्वायरमेंटल एलर्जन है उनसे उनका प्रोटेक्शन करती है। दे एलिविएट द बॉडीज पेन एंड इन्फ्लेमेशन। तो ये बॉडी का जो पेन है, जो दर्द है और उसका इन्फ्लेमेशन, उसको कम करती है। तो पहले वाले पे देख लेते हैं, द प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्वायरमेंटल एलर्जन। तो इसके लिए बेसिकली एक सेल होती है, मैंने कहा कि WBC 5 तरह की होती है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। तो एलर्जी वाली जो सेल है वो है इस्नोफिल। ठीक है, इस्नोफिल जो है एलर्जी से बचाने का काम करती है और एलर्जी के केस में इस्नोफिल की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है। और जो बॉडी को पेन और इन्फ्लेमेशन से बचाने वाली जो सेल है दैट इज लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, वो वाली सेल है दैट इज आपकी बेसोफिल। बेसोफिल जो कोशिका होती है WBC की, ये रिलीज करती 3 केमिकल, हिपैरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी हालांकि इन्फ्लेमेशन वो बढ़ा देगा। दूसरी सेल जो होती है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट की लिम्फोसाइट का एक और काम होता है कि ये पेन और इन्फ्लेमेशन में थोड़ा सा राहत देती है, लेकिन डायरेक्ट अगर देखें तो बेसोफिल ये काम करती है। दे एक्ट एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट इन द बॉडी। तो इम्यूनोसप्रेसेंट का काम बिल्कुल नहीं करती। और दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजन। तो अभी हमने पढ़ा कि हाँ, ये कोशिकाएं जो है क्या करती, पैथोजन या बैक्टीरिया को से लड़ने की सहायता करती है। ठीक है, तो नॉर्मली 5 सेल्स हैं। इस्नोफिल जो अब निकाल लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट बेसिकली एंटीबॉडीज बना के बैक्टीरिया को नष्ट कर देंगी, पैथोजन को नष्ट कर देंगी। दूसरी है मोनोसाइट। मोनोसाइट कैसी होती है? फैगोसिटिक होती है। ये अमीबा जैसी होती है, बैक्टीरिया को पकड़कर खा जाती है, बैक्टीरिया इसको पकड़कर खा जाएगी, फैगोसिटिक। इस्नोफिल मैंने आपको बता ही दिया कि इस्नोफिल जो है एलर्जी के केसेस से बचाने का काम करती है। जो बेसोफिल है वो 3 केमिकल से रिलीज करेगी, हिपैरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इवन बेसोफिल जो है इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाली सेल है। ठीक है, और वो जरूरी होता है इन्फ्लेमेशन कॉज करना, खासकर उसके जो केमिकल है हिस्टामिन।
हिस्टामिन की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी का, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। और लास्ट जो सेल है दैट इज न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होती है वो भी फैगोसिटिक होती है। दीज आर मोस्ट न्यूमरस इन द नंबर। तो बेसिकली हमारा काम जो था लिम्फोसाइट से था, लिम्फोसाइट चल गया और ये पैथोजेंस को मारकर डिजीज से हमें रेजिस्टेंस देते। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अदर देन दोज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और इसके बारे में बात कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो मनुष्य के अलावा नैनो पार्टिकल नेचर में नहीं पाए जाते। ठीक है, नैनो पार्टिकल्स ऑफ स्मॉल मेटालिक ऑक्साइड आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स। कुछ सौंदर्य पदार्थ बनाने में मेटलिक ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कॉमर्शियल प्रोडक्ट विच एंटर द एनवायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमन। तो कॉमर्शियल प्रोडक्ट के जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली ये एनवायरमेंट में एंटर करते हैं और दीज आर अनसेफ फॉर ह्यूमन। ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट है और जरा इंटरेस्टिंग बात ये कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है। नेचर जो है वो भी नैनो पार्टिकल्स बनाती है और सारे के सारे स्टेट्स में नैनो पार्टिकल्स पाए जाते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है कि जो बेसिकली सनस्क्रीन होती है उसमें भी मेटलिक ऑक्साइड के बने हुए नैनो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है और वो सेफ माने गए हैं। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। ब्रेक वगैरह जो कॉमर्शियल प्रोडक्ट हैं जैसे कि गाड़ी का ब्रेक वगैरह है और उसको लगाने से, ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था, अगर उस कंटेक्स्ट में देखें कॉमर्शियल आइटम्स की देखें तो वो भी नैनो पार्टिकल्स, बहुत सारे कॉमर्शियल आइटम जो उनसे भी नैनो पार्टिकल्स निकलते हैं। दीज आर अनसेफ फॉर ह्यूमन। ठीक है, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप बात करें तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं और इसमें यूपीएससी क्या देता है उसको देखना पड़ेगा। तो आप चाहे तो 2 और 3 को भी सही मान सकते हैं और आप चाहे 1 और 2 को भी सही मान सकते हैं। ठीक है, और सेफ साइड अगर देखते हैं तो सेफ साइड के हिसाब से अगर 2 और 3 को सही माना जाए तो ज्यादा सही होगा। ठीक है, इसको सही, ये थोड़ा सा स्टार क्वेश्चन मान लेते हैं इसको। ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तीनों ही चीजें सही है और इसको फिलहाल मैं 2 और 3 को, ऑप्शन नंबर डी को हम सही मानते हैं। बाकी यूपीएससी इसको फाइनल वर्डिक्ट वो देगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। डीएनए बारकोडिंग कैन बी टूल और टू। तो देख लेते पहले डीएनए बारकोडिंग क्या है। तो जैसे कोई इंसेक्ट है, कोई कीड़ा, इसके स्पीशीज के बारे में नहीं पता कि क्या चीज है, तो इससे हम क्या ले लेते हैं, इससे डीएनए निकाल लेते हैं इसका, और डीएनए से में के एक हिस्से को, एक छोटे से टुकड़े को, जिसको हम पहले से ही डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर अगर इसमें ये कह सकते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर जीव में डीएनए का वो जो लास्ट स्पेशल हिस्सा है उसकी आपने खोज कर ली और उस हिस्से की सीक्वेंसिंग करने पर अगर वैसा ही इंफॉर्मेशन उस पर लिखी हुई है, वैसे ही बेस पेयर लिखे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो उसी स्पीशीज का जीव होगा जिसकी आप खोज कर रहे हैं। तो जैसे कि ये मान लेते कीड़ा है और इसका हम ये अननोन है, इसकी जाति हमें नहीं पता है, तो हमने इसका क्या लिया, नंबर 1 डीएनए निकाला, डीएनए का एक स्पेशल हिस्से को हमने अलग किया, उसकी सीक्वेंसिंग की और इससे इसका एक डाटाबेस तैयार हो गया और उसको हमने, जो हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद है अलग अलग जानवरों की जो कीड़े हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास, उनका डीएनए कैसा होता है इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद है, कंप्यूटर में उसकी मैचिंग की और मैच करके हमें पता चल गया कि इस कीड़े की, अननोन कीड़े की जाति क्या है। तो बेसिकली किसी अननोन जीव की जाति के बारे में पता लगाने के लिए इस डीएनए बारकोडिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। चलो देख लेते हैं 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है। एसेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल। तो जाहिर सी बात है एज तो पता चलेगी नहीं, डीएनए से एज नहीं पता चलेगी, गलत जवाब है। डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज दैट लुक अलाइक। तो 2 कीड़े हैं, दोनों के दोनों एक ही जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि दोनों की जातियां अलग अलग हैं, तो क्या डीएनए बारकोडिंग से आप उसका पता लगा सकते हैं? तो बिल्कुल पता लगा सकते हैं। आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल, प्लांट, मटेरियल इन द प्रोसेस फूड। तो जाहिर सी बात है आपके प्रोसेस फूड आइटम में अगर कोई अनडिजायरेबल एनिमल या प्लांट मटेरियल अगर पहुंच गया तो डीएनए बारकोडिंग के द्वारा आप उसका पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये बेसिकली क्या है, किसी विशेष प्रकार के जीव की जाति की पहचान करने का तरीका है विद द हेल्प ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 एंड 3 बोथ आर राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये था आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी 2022। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। आज इतना ही, थैंक यू।